गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ के इस सीरीज में हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, यानी इसका डेफिनेशन। An inheritance in which a derived class involves more than one type of inheritance is called hybrid inheritance. What it mean? इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें कोई डिराइव्ड क्लास एक से ज्यादा प्रकार के इनहेरिटेंस को अपने पास रखता है, यानी उसके पास गुण जो होता है एक से ज्यादा इनहेरिटेंस को अप्लाई करने का होता है। जैसे समझने की कोशिश कीजिए इस आर्किटेक्चर से। मान लीजिए कि ये क्लास A है और ये क्लास B है, और यहाँ पे मैंने एक D नाम का क्लास ले लिया, ठीक है, और एक C नाम का भी क्लास है यहाँ, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ है, ठीक है। और मैं आर्किटेक्चर बना देता हूं जिससे कि ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। सीरीज, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक देखिए आप, सीरीज एंड ऑल्सो सीरीज, ठीक है। इसे गौर से देखिए, A से B ये कौन सा इनहेरिटेंस है? सिंगल इनहेरिटेंस है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। और ये कौन सा इनहेरिटेंस है? ये बड़ा सा सर्कल में जो आ रहा है, BC की वैल्यू D में आ रही है, याद कीजिए मल्टीपल इनहेरिटेंस, एग्जैक्टली। तो एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें डिराइव्ड क्लास जो है ना, दैट इज D, ये डिराइव्ड क्लास है, यही सबसे लोएस्ट लेवल पे है। तो D जो है ये दो या दो से अधिक, यानी एक से अधिक मैंने लिखा है, मोर देन वन टाइप, दो से अधिक भी हो सकता है, एक से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा प्रकार के इनहेरिटेंस को इन्वॉल्व करता है प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने में। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सी दिस, यहां से लेके इसको देखिए, ठीक है। एक बार ये क्या है बाबू बताइए, एक ही प्रॉपर्टी B और C दो अलग क्लासेस में इनहेरिट हो रही है। अभी मैंने बताया था हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार इसे जब हम यहां से सेपरेट करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो इनहेरिटेंस है जिसमें B और C की प्रॉपर्टी कहां आ रही है? D में आ रही है। तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये भी यहां पे भी क्या हो रहा है कि डिराइव्ड क्लास दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस को इन्वॉल्व कर रहा है प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने में। तो these all two diagrams will make sure what is hybrid inheritance, and I think आपको भी hybrid inheritance के बारे में समझ आ गया होगा। अब इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं? तो सिंटेक्स बेसिकली डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पे, मैं कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये वाला है, इस प्रॉपर क्वेश्चन के लिए, इस प्रकार की चीज के लिए मुझे अगर सिंटेक्स लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। और फिर इसके लिए क्या लिखा जाएगा, दोनों मैं बारी बारी से आपको बताता हूं। तो चलो पहले इसको लिखा जाए, ठीक है।
सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, क्लास ए जो कि सुपर क्लास है, तो क्लास ए और क्लास ए की बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लास बी और उसमें इनहेरिट होके आ रहा है क्लास ए, केवल इनहेरिट हो रही है ना इसके अंदर, तो ये वाला स्टेटमेंट लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्या होगा, एक अलग क्लास है सी जो अपने आप में बेस क्लास है इस जी के लिए। बी का बेस ए है लेकिन डी का बेस सी और बी दोनों है, ठीक है। तो मैं सी के लिए क्या लिखूंगा, क्लास सी और वनली इसकी बॉडी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक और क्लास बच गया डी, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, क्लास डी और विजिबिलिटी मोड के साथ पब्लिक बी कॉमा पब्लिक सी। तो ये देखें अगर आप सही से, तो यहां पे ये जो सिंटैक्स है किसका है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का है, दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स है। और यहां जब आप देखेंगे तो ये कौन सा सिंटैक्स है, सिंगल इनहेरिटेंस का है। तो सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। बॉडी में हम लोग अभी प्रोग्राम करके देखेंगे दोनों का, इसका भी, और मैं एक और आर्किटेक्चर भी बना रहा हूं उसका भी, और एक प्रॉब्लम जो आती है उसको भी हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज मैं वर्चुअल क्लास की बात कर रहा हूं, मैं वर्चुअल क्लास के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और आर्किटेक्चर जो था वो भी फॉलो कर लिया जाए, ठीक है। देखिए मैं जो यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ ना, उसे आप लिख लें, नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर दें या पॉज करके लिख लिया करें, या फिर अगर आप नहीं लिखे हैं तो बैक कर लीजिए और वहां से जाके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अगर ऐसा आर्किटेक्चर है, सॉरी, अब देखिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे यही आर्किटेक्चर मैंने बनाया था, इसके लिए हम लोग कैसे सिंटैक्स लिखते हैं, ठीक है। तो क्लास ए और ये रहेगी बॉडी ऑफ क्लास ए, इसके बाद क्लास बी और उसे पब्लिकली इनहेरिट करते हैं हम ए की वैल्यूज को, क्लास सी पब्लिक ए और एट लास्ट क्लास डी पब्लिक बी कॉमा पब्लिक सी, और इसके बाद इसकी बॉडी क्लोज। ये है सिंटैक्स। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट्स जब हम इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। देखिए, ऑल दी मेंबर्स आर पब्लिकली इनहेरिटेड, राइट। सो डी के पास बी की वैल्यू भी आ रही है एंड सी की वैल्यू भी आ रही है, ए की वैल्यू बी में आ रही है और ए की वैल्यू सी में भी आ रही है। तो अगर हम मल्टी लेवल देखें ए टू बी, बी टू डी, तो डी के पास डायरेक्टली ए भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, यानी देयर आर टू पाथ्स, यहां दो पाथ हो गए डी के पास ए की वैल्यू आने का। सो हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज मल्टी पाथ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक और नाम क्या हो गया, मल्टी पाथ इनहेरिटेंस। और इस ब्लॉक के लिए जब हम देखेंगे तो डी के पास ए की कॉपी, यानी ए के जो मेंबर है उन मेंबर्स की कॉपी बी के थ्रू भी आ रही है और सी के थ्रू भी आ रही है, दोनों तरफ से डी को वैल्यू मिल रही है, यानी डी ए के दोनों मेंबर को दो बार एक्सेस कर रहा है। तो यहां पे हमें कॉपी जो मिल रही है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम नहीं आए, डी को एक ही कॉपी एक बार ही मिले, दो बार नहीं मिले, आइदर थ्रू बी आइदर थ्रू सी, किसी एक से होके ही मिले,
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। टू सॉल्व एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम we follow two ways. One is either by using a scope resolution operator or by using virtual class. वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दो तरीके ले सकते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन के थ्रू मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी आपको दिखाया था, वहां पे जो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ रही थी। अब हम यहाँ पे वर्चुअल बेस क्लास की चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इसके पहले बस स्टेटमेंट जोड़ दीजिए, वर्चुअल पब्लिक ए, एंड यहां पे भी आप जोड़ दीजिए वर्चुअल पब्लिक ए। इस प्रकार डी में ए की सिंगल कॉपी आएगी, डबल कॉपी नहीं आएगी। एक और चीज यहां पे मैं बताना चाहता हूं, किताबों में ये भी लिखा रहता है कि आप वर्चुअल और पब्लिक इन दोनों ही कीवर्ड्स को आइदर इन एनी ऑर्डर आप लिख सकते हैं, यानी पब्लिक पहले वर्चुअल बाद में या वर्चुअल पहले पब्लिक बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट अबाउट हाइब्रिड इनहेरिटेंस, दैट इज आल्सो कॉल्ड मल्टी पाथ इनहेरिटेंस। अब हम लोग एक प्रोग्राम लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट इट प्लीज। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इससे पिछला वाला जो मैंने डायग्राम डिपिक्ट किया था आपके सामने, उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप आपको नोट कर लिया होगा। ये क्लास है ए और इसमें एक और क्लास बी इनहेरिट कर रहा है ए को, और कुछ इस तरह का ही डायग्राम था। डी यहां पे था और ये वाला हो गया हमारा सी। इज इट क्लियर? अब देखो मैं क्या करने वाला हूं इसको शो कराने के लिए। बहुत इजी है, क्योंकि अगर आपने मेरे शुरू के 2-3 वीडियो देख लिए इनहेरिटेंस के ऊपर, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया होगा जिससे कि आप किसी भी प्रकार के इनहेरिटेंस को आसानी से लिख सकते हैं। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस तो आसान है, क्योंकि वो 2 या 2 से अधिक इनहेरिटेंस का मिक्सचर है। तो देखिए, मैं यहाँ पे x, इसमें y और इसमें z, तीनों वेरिएबल्स वहां क्रिएट करने वाला हूं, और फंक्शन की सहायता से तीनों के अंदर वैल्यू इनपुट टर्मिनल से सेंड करूंगा। और d जो है ये इन सबको इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं x, y और z इन तीनों को सम करूंगा, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बाबू, क्लास ए के लिए हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग namespace std and then class A, और इस क्लास के अंदर एक पब्लिक सेक्शन बना लीजिए। मैं प्राइवेट क्यों नहीं रख रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया है प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है। अगर हमने वेरिएबल प्राइवेट और पब्लिक डिक्लेयर कर दिया तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, आपको मैंने वहां क्लियर करके बताया है व्हाट इज पब्लिक, व्हाट इज प्राइवेट एंड व्हाट इज प्रोटेक्टेड। दीज आर द 3 एक्सेस स्पेसिफायर। सो यहां पे मैंने क्रिएट किया int x, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ले लिया void get x नाम का, ठीक है। और इसकी सहायता से मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट दिया cout इंटर वैल्यू ऑफ x, और यहां कर दिया cin x, ठीक है। ये रहा क्लास ए। क्लास बी में क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्लास बी इनहेरिट करना है, पब्लिकली इनहेरिट किया जाए, हम प्राइवेटली भी इनहेरिट कर सकते हैं
और पब्लिकली इनहेरिट करने में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, आप वहां पे जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, उसमें मेरे इनहेरिटेंस के ऊपर जो भी वीडियोस हैं उन्हें गौर से देखिए और उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लास बी पब्लिक ए, और इसके अंदर भी हमने ले लिया पब्लिक, और यहाँ पे मैंने ले लिया इंट वाई। इज इट क्लियर? जैसा कि यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे फिर फंक्शन बना लीजिए, वर्ड गेट वाई बना लीजिए, और इसके अंदर लिखिए सी आउट। तो ये विजिबल है, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, सो वी कैन राइट, अच्छा इसको लिख लेने दो, इंटर वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट रहेगा, सी इन स्टेटमेंट रहेगा। मैं इसे मिटाता हूं फिलहाल, ठीक है। तो क्या लिखा जाए, सी इन के बाद से आप लिखेंगे सी इन y and then this class is also closed. Okay, one more class was C, so what about class C? तो क्लास C किसी भी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बेस क्लास मानते हुए मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्लास C, और इसके अंदर पब्लिक, और यहां पे मैंने ले लिया इंट z, फिर यहां मैंने ले लिया फंक्शन void get z, और इसके अंदर हमने लिखा सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ z, और z को भी टर्मिनल से हमने इनपुट कराना, ठीक है। वन मोर थिंग क्लास D के बारे में, तो क्लास D B और C दोनों को इनहेरिट कर रहा है, तो उसको हम लोग कैसे लिखें, तो अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स पता है आप लिख सकते हैं इजीली। चलिए, तो ये वाला इधर वाला सेक्शन आप नोट कर लिए होंगे, अब हम जो है आगे क्लास D के बारे में बता रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये याद रखिएगा, गेट एक्स और गेट वाई मैंने दो फंक्शन यहाँ बनाए हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, ये टोटल इनहेरिट होके यहाँ पे आ रही है। पब्लिकली इनहेरिट करने का मतलब मैं एक बार बता देता हूँ कि इस क्लास का पब्लिक मेंबर यहाँ पे पब्लिक बनेगा, यानी x और गेट x दोनों पब्लिक मेंबर होंगे, और जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की सहायता से इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस क्लास के मेंबर को भी एक्सेस कर लेगा डॉट ऑपरेटर की सहायता से। दिस इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक विजिबिलिटी मोड। चलिए, तो अब क्या करना है, डी क्लास के बारे में यहां लिखना है, ठीक है। तो क्लास डी, और यहां पे हम लोग लिखेंगे पब्लिक बी पब्लिक सी, ठीक है। तो क्लास डी के अंदर जो है, यहां पे भी हम एक पब्लिक मेंबर ही लेते हैं, यहाँ पे हमने पब्लिक मेंबर लिया, और यहाँ हम XYZ अब हो चुका है, XYZ को जोड़ना है, तो यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, अगर क्रिएट कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, आप कर लीजिए। इंट यहाँ पे अनदर कोई वेरिएबल बना लीजिए, और उस वेरिएबल में जैसे मान लीजिए मैंने a बनाया, तो a के अंदर x प्लस y प्लस z आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट, ठीक है। अगर हम नहीं लिखना चाहें, कोई और वेरिएबल नहीं बनाना चाहें, तो यहाँ पे मैंने ले लिया वर्ड, और यहाँ पे सम नाम का फंक्शन होगा मान लीजिए, और इसके अंदर हमने लिखा सी आउट टोटल इज इक्वल टू, तो टोटल इज इक्वल टू के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो सभी क्लास को मैंने क्या किया, बारी बारी से डिक्लेयर कर दिया, और उसके अंदर जो भी फंक्शंस थे उसे राइट कर दिया। अब हमें क्या है, इंट मेन, तो मेन के अंदर आइए और यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किसका किसका बनेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो D एक ऐसा क्लास है जो B और C दोनों को इनहेरिट कर रहा है, और B A को इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ हमें बस D का ही ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो D ऑब्जेक्ट
एंड obj डॉट, बारी बारी से सारे फंक्शंस को कॉल कीजिए। तो obj डॉट गेट x एंड obj डॉट गेट y एंड obj डॉट get z and also obj dot sum नाम के फंक्शन को भी कॉल कीजिए। और लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, रिटर्न 0, तो रिटर्न 0 भी राइट कीजिए और इस प्रकार इस मेन फंक्शन को क्लोज कीजिए। तो ये रहा हाइब्रिड इनहेरिटेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसकी सहायता से हमने हाइब्रिड इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करके दिखाया। इसका आउटपुट क्या होगा, तो देखिए इसका आउटपुट, सबसे पहले ये वेरिएबल क्रिएट हुआ, ये फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन की जो बॉडी थी वो एग्जीक्यूट होगी और उस बॉडी में क्या लिखा था, सी आउट के अंदर इंटर वैल्यू ऑफ एक्स, ये लिखा था ना। तो यहाँ पे हमने मान लो 6 डाला और यहाँ पे इंटर बटन प्रेस किया। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ये वाला सेंटेंस जो है एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन, और बॉडी ऑफ द गेट वाई एग्जीक्यूट होगी। तो वहां पे आएगा इंटर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, मान लो मैंने 7 प्रेस किया, फिर इंटर प्रेस किया, तो फिर से अगेन तीसरा जो फंक्शन है दैट इज गेट z, वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा और इंटर वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 8, चाहे 9 चाहे 10 आप कुछ भी कर सकते हैं। देन फाइनली एक चौथा फंक्शन है सम, उसके अंदर मैंने टोटल लिखा है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और टोटल वैल्यू इसको ऐड करके आपको मिल जाएगी। तो कितनी हो गई, 21। ठीक है, तो ये रहा आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस में आने वाले एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वर्चुअल बेस क्लास कैसे बनाते हैं और एक प्रोग्राम के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट प्लीज। तो आइए अब हम लोग इस एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को कैसे वर्चुअल बेस क्लास बनाकर रिजॉल्व करते हैं इसको देखा जाए। इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। स्टूडेंट नाम का एक क्लास है, टेस्ट, स्पोर्ट्स और रिजल्ट भी, ये भी क्लास के नेम है। क्या करना है इस प्रोग्राम में, इस स्टूडेंट का रोल नंबर और यस इसका रोल नंबर, और यहां से हमें क्या करना है, टेस्ट के अंदर मान लीजिए मैं दो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में इसको मार्क्स प्रोवाइड कर रहा हूं, इनपुट कर रहा हूं कि कितने मार्क्स इसके मिले हैं, और यहां पे मैं इसको स्कोर प्रोवाइड कर रहा हूं, स्पोर्ट्स में इसने कितना स्कोर किया है, और फाइनली जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, ठीक है, यानी कहने का मतलब टोटल मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा कि टोटल में जब हम इस रोल नंबर को होते हुए इनहेरिट करेंगे, रोल नंबर 2 बार आएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, वर्चुअल बनाएंगे। तो इस क्लास को वर्चुअल बनाया जाएगा और इस क्लास को भी वर्चुअल बनाया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम, और अब हम इसको कोड लिखना शुरू करते हैं। ओके रेडी, चलो क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले हैश इंक्लूड IOString using namespace std, then define this body of the class student। ठीक है, चलो इसकी बॉडी बनाते हैं। तो इसके अंदर मैं, अच्छा देखो, अब मैं पिछले एग्जाम्पल मैंने पब्लिक सारे मेंबर्स को रखा था, यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड लिख रहे हैं। तो प्रोटेक्टेड मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं, केवल किस मेंबर को नहीं एक्सेस कर सकते, दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं कर सकते, दैट इज प्राइवेट। तो प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे मैंने लिया इंट roll अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ लिया पब्लिक सेक्शन, और पब्लिक के अंदर हम
गेट रोल और पुट रोल नाम के दो फंक्शन बना लेते हैं, जिससे एक फंक्शन की सहायता से हम वैल्यू इनपुट कर देंगे और दूसरे से उसको आउटपुट यानी प्रिंट भी कर लेंगे। तो void get roll नाम का हमने फंक्शन बनाया। ये फंक्शन किस टाइप का है आप ऑलरेडी समझते होंगे प्रीवियस लेक्चर्स के अकॉर्डिंग कि व्हाट इज फंक्शन एंड कितने तरह से फंक्शन बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे वैल्यू एट द रन टाइम पास करना है तो उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे int a, ठीक है, और इसके अंदर roll अंडरस्कोर नंबर को वैल्यू असाइन कर देते हैं ये a पर, ठीक है। जब हम इस मेन फंक्शन में इसे लिखेंगे ना वहां पे वैल्यू देंगे, वो यहाँ पे कॉपी होगा और ये वैल्यू रोल नंबर को मिल जाएगी। void put roll और इसके अंदर यहाँ पे cout roll नंबर इज इट क्लियर। यहां पे आप चाहे तो \n भी लगा लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, या यहां पे आप इंडेल लगा सकते हैं, यू कैन राइट एनीथिंग यू नो बेटर। सी दिस, तो ये रहा हमारा क्लास स्टूडेंट। इस क्लास को मैंने डिफाइन किया, इसके अंदर रोल नंबर एक वेरिएबल बनाया और उसे दो फंक्शन की सहायता से इनपुट और आउटपुट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, टेस्ट नाम का फंक्शन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। ओके, नोट इट। सी दिस क्लास टेस्ट और यहां पे लिखेंगे हम लोग वर्चुअल क्लास पब्लिक स्टूडेंट, ठीक है, ये वर्चुअल बन गया। टेस्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, दो वेरिएबल ले रहे हैं marks1 marks2, उन्हें हम इनमें वैल्यू को subject1 subject2 के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोटेक्टेड और यहाँ फ्लोट में ले लेते हैं वैल्यू, क्योंकि मार्क्स पॉइंट में भी हो सकता है। तो फ्लोट marks1 marks2, इज इट क्लियर। एंड पब्लिक के अंदर मैं एक फंक्शन लेता हूं जिससे वैल्यू इनपुट करूंगा और दूसरा फंक्शन जिससे वैल्यू आउटपुट करूंगा, सिमिलर टू द प्रीवियस वन। तो यहां पे मैंने ले लिया void get marks, ठीक है, और यहां पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में फ्लोट x और फ्लोट y इसको इनपुट किया, ठीक है। तो यहाँ कॉपी होंगे x और y, कहां किसमें कॉपी होंगे, marks1 पे x कॉपी होगा और marks2 पे y कॉपी होगा, इज इट क्लियर। एंड एक और फंक्शन ले लीजिए दैट इज void put marks और इस फंक्शन की सहायता से इन दोनों को प्रिंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा cout, एक मैसेज दे दिया marks of 10, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cout में मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 और मार्क्स इन सब्जेक्ट 2 ऐसे करके। तो मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू MARKS1, ठीक है, और इसी प्रकार cout मार्क्स इन सब्जेक्ट 2 marks2, okay, it is clear. Now close this function and close this class, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने क्या किया, टेस्ट नाम के क्लास को भी डिफाइन कर दिया। अब किसकी बारी है, स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में हमें स्कोर रखना है, चलिए तो एक ही वेरिएबल वहां रखना है। सो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसको आगे लिखता हूँ। देखो कोई बड़ा कोडिंग नहीं है, ये लंबा लाइंस जा रहा है, इससे डरना नहीं कि हमारा प्रोग्राम इतना लंबा हो रहा है। काम कुछ नहीं कर रहा, मैंने दो वेरिएबल लिया, एक के थ्रू वैल्यू इनपुट किया, दूसरे के थ्रू आउटपुट किया, यही काम यहाँ पे भी करने वाला हूँ, ठीक है। चलो
वर्चुअल क्लास, सॉरी वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट। ओके, नाउ इसके अंदर भी प्रोटेक्टेड मेंबर ले लीजिए, और प्रोटेक्टेड के अंदर यहाँ पे एक फ्लोटिंग में ये भी लीजिए स्कोर नाम का, स्कोर। ओके, एंड पब्लिक के अंदर फिर वैसे ही दो फंक्शन दीजिए, जिससे एक की सहायता से हम इनपुट करें, दूसरे से आउटपुट करें। ठीक है, तो वर्ड गेट स्कोर नाम का फंक्शन लिया और हमने इसे स्कोर प्रोवाइड किया, तो ये फ्लोट में कोई वैल्यू होगी सी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हमने स्कोर बराबर सी, और एक और फंक्शन लिया वर्ड पुट स्कोर, और इसके अंदर हमने लिखा सी आउट स्कोर इन स्पोर्ट्स इज इक्वल टू स्कोर। देखिए ये थोड़ा से यहाँ पे इंडेल वगैरह छूट रहा है, या बैकस्लैश एन यानी फॉर्मेटिंग करना आपके हाथ में, आप कर सकते हैं इजीली। तो देखिए ये क्लोज हो गया। तो ऑल द थ्री क्लासेस स्टूडेंट, टेस्ट एंड स्पोर्ट्स आर डिफाइंड हियर। नाउ फाइनली रिजल्ट को मैं यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, नोट इट। ये सारे फंक्शन याद रहने चाहिए, क्या फंक्शन बनाया गया है, नहीं तो इतनी बार इरेज करने के बाद से आप भूल भी जाओगे कि क्या क्या है। इसलिए मैंने यहाँ पे गेट रोल, पुट रोल, गेट मार्क्स, पुट मार्क्स और गेट स्कोर, पुट स्कोर नाम का बनाया था कि मेरे दिमाग में वो चलता रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने ले लिया क्लास डी और इसके अंदर पब्लिक बी, पब्लिक सी, कोमा देके लिखते हैं ना हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस में, तो इसलिए कोमा देके यहाँ पे लिखेंगे। और देखो यहाँ पे प्रोटेक्टेड करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हम प्राइवेट मेंबर भी ले सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा, या पब्लिक सेक्शन के अंदर भी हम ले सकते हैं। तो खैर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमें बस टोटल करना है। ठीक है, तो यहाँ प्राइवेट पब्लिक की जरूरत, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एक पब्लिक मेंबर ले लो और पब्लिक मेंबर के अंदर, ठीक है, पब्लिक मेंबर के अंदर हम लोग ये वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, नहीं ये वेरिएबल, अच्छा आप इसको आप ले सकते हो, टोटल नाम वेरिएबल को प्राइवेट भी ले सकते हो, तो टोटल भी फ्लोट ही होगा, राइट। तो फ्लोट टोटल ये प्राइवेट हो गया, लास्ट है ना, दिस इज द लास्ट क्लास, सो वी कैन डिक्लेयर प्राइवेट मेंबर बिकॉज हम उसे इनहेरिट आगे फर्दर नहीं करने वाले। तो विदाउट एनी इश्यूज आई कैन राइट पब्लिक, और पब्लिक के अंदर हमने लिखा यहाँ पे वर्ड, ठीक है, वर्ड टोटल करना है, तो टोटल के लिए यहाँ पे बना लीजिए, टोटल नाम का फंक्शन ही बना लीजिए, क्या दिक्कत है, वर्ड टोटल, और टोटल के अंदर लिखिए, नहीं सॉरी ये तो सेम हो जाएगा ना, तो यहाँ पे वर्ड टोटल मार्क्स नाम का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल इज इक्वल टू मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2, यही था दो यहाँ पे, और एक प्लस स्कोर, ये तीनों इस टोटल के अंदर आ गया। ठीक है, अब हम इस टोटल को प्रिंट भी कर सकते हैं। अब देखिए हम इसके अंदर जो फंक्शन था, जो भी डिस्प्ले फंक्शन थे, उन सबको इसके अंदर कॉल कर लेते हैं। अच्छा चलो इसको डिस्प्ले बना लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि हमें लगेगा कि क्या डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट रोल, पुट मार्क्स एंड पुट स्कोर, इन तीनों फंक्शन को कॉल कर लीजिए। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर, और एक स्टेटमेंट लीजिए सी आउट टोटल मार्क्स इज इक्वल टू टोटल। ओके, इसको क्लोज कर दीजिए, सॉरी इस फंक्शन को पहले क्लोज कीजिए और इसके बाद इस क्लास को क्लोज कीजिए। सो दिस इज क्लास डी।
नाउ व्हाट अबाउट द मेन फंक्शन, ठीक है। तो यहां तक आप लोग इसको नोट कीजिए। ये बहुत आसान है ना, मैंने क्या किया, मार्क्स 1 मार्क्स 2 और स्कोर, इन दोनों यहां से 2 और यहां से 1 तीनों को लाके इसमें जोड़ दिया, तो टोटल को वैल्यू मिल गई और उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ठीक है। और इन सारे फंक्शंस को कॉल कर लिया इसलिए क्योंकि मैं डिस्प्ले को कॉल करूं तो ये सारे फंक्शन भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक नोट कीजिए। द लास्ट वन इज मेन फंक्शन, ठीक है। मेन को कैसे लिखते हैं हम लोग, इंट मेन, रिटर्न टाइप होता है C++ के अंदर, और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो ऑब्जेक्ट बनेगा इसका रिजल्ट का, तो रिजल्ट student1, रिजल्ट student1 नाम का हमने फंक्शन बनाया और इस student1 की सहायता से हम कॉल कर रहे हैं किसको, तो रोल नंबर को, तो गेट रोल, ठीक है। तो गेट रोल क्या था, सॉरी थोड़ी सर्दी हो गई है इसलिए इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, ओके फॉरगेट इट। student1 गेट रोल, और गेट रोल के थ्रू हमने दे दिया 101, यानी स्टूडेंट्स का रोल नंबर 101 प्रोवाइड कर दिया। और फिर अगेन student1 डॉट गेट मार्क्स, तो मार्क्स भी प्रोवाइड कर दीजिए, और मार्क्स हमने दे दिया 76.4 और यहाँ पे 70.0, राइट, बहुत कम नंबर आया इसका अच्छा चलो आगे बढ़ो। student1 डॉट, एक और चीज मैं क्या ले लूं, वो जिसकी सहायता से मैंने इसको प्रोवाइड किया था स्कोर, गेट स्कोर था ना, तो गेट स्कोर, और यहाँ पे दे दिया 79, चलो थोड़ा बढ़ा दिया। अब क्या है, अब हमें बस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो student1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो जितने भी पुट मार्क्स, पुट रोल नंबर, पुट स्कोर फंक्शन थे वो सारे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे, और यहाँ हम लिखेंगे रिटर्न 0 और इस मेल को क्लोज कर देंगे। तो ये रहा एक प्रोग्राम जिसकी सहायता से हमने आपको एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके दिखाया कि इसका कॉपी दो बार यहाँ पे नहीं पहुंचे। वर्चुअल क्लास बनाने से हम ऐसा कर सकते हैं कि इसकी एक और केवल एक ही कॉपी स्टूडेंट रिजल्ट नाम की क्लास तक पहुंचेगी। सो इसका आउटपुट क्या होगा, यू कैन राइट, आई थिंक आउटपुट आप देख सकते हैं, कंपाइलर पे लिखिए, एडिटर पे लिखिए, और आप वहां से इसकी आउटपुट फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, एंड मेक श्योर दैट ये सिंटैक्स इसका करेक्ट है। हो सकता है लॉजिक भी करेक्ट है, हो सकता है आपसे लिखने में कोमा या फिर ब्रैकेट कहीं छूट जाए तो एरर आएगा, आप उस एरर को रिजॉल्व कर लीजिएगा, फाइनली आपको आउटपुट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।